दोस्तों एक बार के लिए जरा सोच के देखो कि पूरा ब्रह्मांड जीवन से भरा हुआ है। ब्रह्मांड के कोने कोने में इंटेलिजेंस एलियन सभ्यताएं मौजूद हैं और हम इंसान इस ब्रह्मांड में इकलौते बुद्धिमान जीव नहीं है। लेकिन ये एलियन सभ्यताएं देखने में कैसी होंगी, क्या हम उनके साथ बातचीत कर पाएंगे और क्या हो कि वो एलियन सभ्यताएं हम सभी से ज्यादा बुद्धिमान हो और हम सभी के लिए खतरनाक हो। दोस्तों आप सभी ने तो मूवी में देखा ही होगा कि एलियन हमसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और ये पृथ्वी पर अपनी हुकूमत करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे सौरमंडल के किसी पड़ोसी ग्रह में इंटेलिजेंस एलियन सभ्यताएं मौजूद हों और वो पृथ्वी पर आकर तबाही मचाने लगे? क्या सच में अगर कोई इंटेलिजेंट एलियन सभ्यताएं हमारे पड़ोसी तारामंडल में मौजूद भी है तो क्या वे कभी पृथ्वी पर आ पाएंगे? दोस्तों अगर हम पहले सवाल की बात करें तो जाहिर है कि हमारे एलियन मेहमान बॉलीवुड मूवी जादू की तरह दोस्ती करने के इरादे से तो आएंगे नहीं, क्योंकि जो इंटेलिजेंट होता है वो कम बुद्धिमान लोगों या जीवों पर राज करता है। अगर हम इंसानों की बात करें तो नतीजा हमारे सामने मौजूद है। हम इंसान जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और हम जानवरों के घर यानी जंगल को काटकर वहां भी अपनी हुकूमत कायम कर चुके हैं। जानवरों को हमने अपने मनोरंजन के लिए चिड़ियाघरों और पिंजरों में कैद कर रखा है। ऐसा मालूम होता है कि पृथ्वी पर इंसानों के अलावा किसी और जीवों को नेचर में खुलकर जीने की आजादी है ही नहीं। दोस्तों अब आप जरा खुद ही सोच के देखिए कि अगर कोई ऐसा प्राणी या जीव आ जाए जो हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान और ताकतवर हो तो वो हमारे साथ कैसा सलूक करेगा। जाहिर सी बात है कि वो प्राणी भी हमारे साथ वही सलूक करेगा जैसा कि हम जानवरों के साथ करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चलो मान भी लें कि अगर कोई एलियन सभ्यता पृथ्वी पर आ गई तो हमारे साथ क्या करेगा। लेकिन सवाल ये है कि कोई एलियन सभ्यता पृथ्वी पर क्यों आएगी? तो इसका सीधा सा मतलब है रिसोर्सेज। जिस तरह से हम इंसान पृथ्वी से ऊर्जा और अन्य रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हैं और ये स्रोत हमारे लिए खत्म होते जा रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि जब पृथ्वी का रिसोर्सेज खत्म होने की कगार पर होगा तब हम भी नए रिसोर्सेज की तलाश में ऐसे ग्रहों की तलाश करेंगे जिन पर भरपूर ऊर्जा के स्रोत होंगे और उस ग्रह पर परिस्थिति हमारे रहने के अनुकूल हो। जब पृथ्वी के सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके होंगे तो जाहिर तौर पर हमें पृथ्वी से बाहर किसी अन्य ग्रह पर जाना ही पड़ेगा, अन्यथा हमारी मानव जाति विलुप्त हो जाएगी। और अगर बाई चांस हमें कोई ऐसा ग्रह मिल भी जाता है जहाँ की स्थिति पृथ्वी जैसी हो और वहाँ ऊर्जा के भंडार हो, भले ही उस ग्रह पर पहले से ही कोई एलियन सभ्यता मौजूद क्यों न हो, हम फिर भी उनसे युद्ध करके उस ग्रह को हथियाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिना रिसोर्सेज के हमारी सभ्यता तो वैसे भी विलुप्त होने की कगार पर होगी। अपने आप को बचाने के लिए अगर हमें उनसे युद्ध भी लड़ना पड़ जाए तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। दोस्तों अगर आपने हॉलीवुड की अवतार मूवी को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कैसे हम इंसान रिसोर्सेज को पाने के लिए उस ग्रह को तबाह कर देते हैं। हालांकि वो सिर्फ एक मूवी है लेकिन सच में कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि इतना सारा खर्चा करने के बाद हम दूसरे ग्रहों पर जाएं तो हम वहां के लोगों से हाय बोल के तो आएंगे नहीं। अगर हमारी ये सोच हो सकती है तो परग्रहियों की क्यों नहीं? अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन कम रिसोर्सेज की वजह से विलुप्त होने की कगार पर होगी और अगर उन्हें पृथ्वी के बारे में पता चलता है तो वो यहाँ पर क्यों नहीं आना चाहेंगे। और जो सभ्यता अपने प्लेनेट से चलकर हमारे प्लेनेट तक आ सकती है तो जाहिर है कि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे भी ज्यादा एडवांस होगी और उनके लिए हमारी टेक्नोलॉजी सिर्फ बच्चों के खिलौने के समान हो, क्योंकि एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक कई प्रकाश वर्षों का समय तय करके वही सभ्यता आ सकती है जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस हो। जब वैज्ञानिक एलियंस के लिए पृथ्वी से सिग्नल भेज रहे थे तब महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, क्योंकि हमारे द्वारा भेजे गए सिग्नल को किसी ऐसी सभ्यता ने रिसीव कर लिया जो कि तकनीकी तौर पर इतने एडवांस हो कि वो गैलेक्सी में कहीं भी तेज रफ्तार से आ जा सके तो हम पर आक्रमण भी कर सकते हैं। ये तो वही बात हो गई कि आ बैल मुझे मार। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि इस बात की कितनी संभावना है कि कोई एलियन सभ्यता पृथ्वी पर आ पाए और क्या हम कभी परग्रहियों से मिल पाएंगे। दोस्तों ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एमडी अतीक और आप देख रहे हैं AR सब फैक्ट चैनल। दोस्तों ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जो कि अरबों तारों का घर है और इन्हीं में से एक छोटे से हिस्से में हमारा तारा है जिसे हम सूरज कहते हैं। हमारा सूरज भी अरबों तारों की तरह ही गैलेक्सी में चक्कर लगा रहा है और हमारे इस सूर्य का चक्कर लगा रहा है एक छोटा सा प्लेनेट जिस पर हम रहते हैं, जो हमारा घर है पृथ्वी। मिल्की वे गैलेक्सी में अन्य तारामंडलों में भी ऐसे कई असंख्य ग्रह हैं जो अपने अपने तारों का चक्कर काट रहे हैं। ये बात सच है कि हमारे तारामंडल में हमारा ग्रह खास है, लेकिन ये बात भी सच है कि मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा घर इकलौता खास ग्रह भी नहीं है। मिल्की वे गैलेक्सी में असंभव ग्रह अपने अपने तारों का चक्कर काट रहे हैं और इस ब्रह्मांड में सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी भी इकलौती गैलेक्सी नहीं है। ब्रह्मांड अरबों खरबों आकाश गंगाओं से भरा हुआ है, जिनमें असंख्य आकाश गंगाएं तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से भी बड़ी हैं और अरबों खरबों आकाश गंगाओं के झुंड में एक छोटी सी जगह में हमारी आकाश गंगा मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगा रही है। अब आप जरा सोच के देखिए कि इतने विशाल ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व क्या है। अगर हम ब्रह्मांड के संदर्भ में बात करें तो हमारा सूर्य ब्रह्मांड में महज रेत के छोटे से कण के समान है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसकी दूरियों को
माइले किलोमीटर में मापना संभव नहीं है। इस दूरी को तो प्रकाश वर्षों में मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष वो दूरी होती है जिसे प्रकाश एक साथ में पार करता है और प्रकाश की स्पीड 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी लगभग 3 लाख प्रति सेकंड। इस रफ्तार से प्रकाश एक साल में जो दूरी तय करता है वो होती है 1 लाइट प्रकाश वर्ष। अब आप जरा सोच के देखिए कि इतनी रफ्तार से प्रकाश हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर की ओर चले तो प्रकाश को भी मिल्की वे गैलेक्सी के दूसरे छोर तक पहुंचने में 1 लाख सालों का समय लगेगा। इसका मतलब ये है कि हम रात में जिस तारों के प्रकाश को देखते हैं तो वो प्रकाश तारों से कई हजार साल पहले निकला होगा, तब जाके वो हम तक पहुंच पाया है। और दूसरी आकाश गंगाओं से प्रकाश हम तक पहुंचने में अरबों सालों का समय लगा है। और इतने लंबे समय में हमारा सौर मंडल भी बन गया और पृथ्वी भी बन गई और पृथ्वी पर अरबों साल पुराना प्रकाश देखने के लिए हम इंसान भी बन गए। अब इतने बड़े ब्रह्मांड में इस बात के कितने चांसेस हैं कि हम इंसान इकलौते ही ऐसे हैं जो खास हैं। लॉजिकल देखा जाए तो लगता नहीं कि हमारी पृथ्वी ही इकलौती ऐसी है, बल्कि ब्रह्मांड में अरबों खरबों ग्रह ऐसे भी होंगे जिस पर जीवन मौजूद होगा। कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब हम एलियन के साथ संपर्क कर सकेंगे। लेकिन सवाल ये है कि परग्रही जीव देखने में कैसे होंगे और क्या हो अगर हम परग्रहियों से पहले ही मिल चुके हों। कुछ लोग ये मानते हैं कि उनकी एलियन के साथ आमना सामना हो चुका है, तो कुछ लोग मानते हैं कि पास्ट में एलियन पृथ्वी पर आया करते थे। ये सभी बातें किसी फैंटेसी से कम नहीं है और खुद एलियन शब्द भी हमारे लिए फैंटेसी है जब तक कि हम परग्रही से मिल न लें। वैज्ञानिक एलियंस की खोज में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पृथ्वी पर एलियंस हंटिंग की अगर कोई सबसे बड़ी साइट है तो वो है सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरियल इंटेलिजेंस, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। सेटी में इस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग काम कर रहे हैं और सेटी के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में होने वाली हर एक छोटी से छोटी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। सेटी इंस्टीट्यूट में लगे बड़े से बड़े एंटीना यूनिवर्स में घूम रहे हैं, रेडियो सिग्नल की खोज कर रहे हैं जो किसी परग्रही सभ्यता द्वारा छोड़े गए होंगे। दरअसल वैज्ञानिक मानते हैं कि रेडियो सिग्नल कम्युनिकेशन का एक पावरफुल सोर्स है। दरअसल रेडियो सिग्नल एनर्जी वेव्स होती हैं जो हर एक डायरेक्शन में रेडिएट होती हैं। जैसे रेडियो सिग्नल रेडिएट होकर हमारे घरों में रेडियो और टीवी सेटों तक पहुंचती है, तो इस प्रोसेस में कुछ रेडियो सिग्नल स्पेस में भी चले जाते हैं। आज भी यूनिवर्स में वो सारे रेडियो सिग्नल ट्रेवल कर रहे हैं जो सालों पहले पृथ्वी पर प्रोडकास्ट हुए थे और आज भी प्रोडकास्ट हो रहे हैं। पहली बार टीवी पर कोई टीवी प्रोग्राम टेलीकास्ट किया गया था, उसके रेडियो सिग्नल आज भी स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं। पहली बार इंसानों ने चांद पर कदम रखा था तो नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा बोली गई सारी बातें कहीं न कहीं स्पेस में रेडियो सिग्नल के रूप में आज भी ट्रेवल कर रहे हैं। जब इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप को उठाया था उस मैच का प्रसारण भी रेडियो सिग्नल के रूप में स्पेस में कहीं पर अभी भी ट्रेवल कर रहे हैं। कहने का मतलब पृथ्वी पर अभी तक जितने भी रेडियो सिग्नल रेडिएट किए गए हैं वो सभी आज भी यूनिवर्स में कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे जब तक कि उन सिग्नल की इंटेंसिटी बिल्कुल खत्म ना हो जाए। अब आप जरा एक बार के लिए कल्पना कीजिए कि हमसे कुछ प्रकाश वर्ष की दूरी पर किसी तारामंडल में कोई इंटेलिजेंस एलियन सभ्यता मौजूद हो और उन्होंने परग्रही बुद्धिजीवों से संपर्क करने के लिए हमारी सेटी की तरह ही बड़े से बड़े रेडियो एंटीना लगा रखे हैं। अब जाहिर है कि जब से हमने रेडियो सिग्नल को समझा है तब से अभी तक अरबों खरबों रेडियो सिग्नल को रेडिएट कर चुके हैं और हमारे द्वारा छोड़े गए सारे सिग्नल अंतरिक्ष में ट्रेवल कर रहे हैं। और मान लो कि हमारे सिग्नल ट्रेवल करते हुए उसी तारामंडल में पहुंच जाते हैं जहां पर एलियंस ने स्पेस में आने वाले सिग्नल को पकड़ने के लिए बड़े से बड़े रेडियो टेलीस्कोप लगा रखे हैं। अब जाहिर है कि हमारे रेडियो सिग्नल जब तक एलियंस के पास पहुंचेंगे तब तक वो बहुत ज्यादा वीक हो चुके होंगे, लेकिन उन वीक सिग्नल को भी वो एलियन सिविलाइजेशन एम्प्लीफाई करके उनमें छुपी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कि मान लो साल 2011 में टीम इंडिया ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था तो उसका फाइनल मैच रेडियो सिग्नल द्वारा लाइव टेलीकास्ट किया गया था। तो वो रेडियो सिग्नल जब उन परग्रहियों के पास पहुंचेंगे तो वो उन वीक रेडियो सिग्नल को एम्प्लीफाई करके उसी मैच को अपने यहाँ पर टेलीकास्ट कर पाएंगे। हालांकि स्पेस में नॉइज की वजह से उस मैच की बहुत सी इंफॉर्मेशन वीक हो चुकी होगी। ये साइंस फिक्शनल जरूर लगता है लेकिन कहीं न कहीं ये पॉसिबल भी हो सकता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे वैज्ञानिक सेटी में लगे बड़े से बड़े एंटीनाओं की मदद से अंतरिक्ष में आने वाले वीक से वीक सिग्नल को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई दूसरी परग्रही सभ्यता रेडियो सिग्नल को इस्तेमाल करती है तो उनके रेडियो सिग्नल भी स्पेस में रेडिएट जरूर हुए होंगे और कभी न कभी वो सिग्नल ट्रेवल करके हम तक जरूर पहुंचेंगे। बस हम इंसानों का इसी का इंतजार है। लेकिन कब तक, क्योंकि अभी तक तो वैज्ञानिक को ऐसे कोई भी सिग्नल प्राप्त नहीं हुए हैं जो ये साबित कर पाए कि वो सिग्नल आर्टिफिशियल क्रिएट हो सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने कई बार अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल को डिटेक्ट किया है, जैसे कि फर्स्ट रेडियो और ब्रस्ट और भी बहुत कुछ, लेकिन कहीं न कहीं वैज्ञानिक ये मानते हैं कि वो सिग्नल आर्टिफिशियल क्रिएट नहीं हो सकते बल्कि वो किसी नेचुरल सोर्स से पैदा हुए होंगे। और वाव सिग्नल के बारे में भी वैज्ञानिकों का ऐसा ही मानना है। हालांकि हमें अभी तक एलियंस के कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं हुए हैं, तो इसके
इसके भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा कारण तो स्पीड लिमिट ही है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे तेज लाइट ही ट्रेवल कर सकती है और उसी रफ्तार से रेडियो सिग्नल भी ट्रेवल कर सकते हैं। अब हो सकता है कि जिस तरह से हमने कुछ ही दशक पहले से ही रेडियो सिग्नल पर कमांड हासिल की है, तो ये भी हो सकता है कि हमारे नजदीकी तारामंडलों में मौजूद बुद्धिमान सभ्यता ने हमारे साथ ही रेडियो सिग्नल का ज्ञान प्राप्त किया हो, तो वो हमसे इतने दूर हैं कि उनके सिग्नल अभी हम तक पहुंच नहीं पाए हैं। ये भी हो सकता है कि उन सिविलाइजेशन को अभी यही न पता हो कि रेडियो सिग्नल आखिर क्या होता है और वो अभी वैज्ञानिकी तौर पर धीरे धीरे विकसित हो रहे हों। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई सिविलाइजेशन हमसे हजारों साल पहले से ही ये रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन वो हमसे इतने दूर हैं कि उनके द्वारा रेडिएट किए गए रेडियो सिग्नल अभी हम तक नहीं पहुंच पाए हैं। अगर वो सभ्यता गैलेक्सी के दूसरे छोर पर मौजूद होगी तो उनके द्वारा रेडिएट हुए सिग्नल को हम तक पहुंचने में 1 लाख सालों का समय लगेगा। और अगर मान लो कि गैलेक्सी के दूसरे छोर पर मौजूद सभ्यता 1 लाख साल पहले से ही रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल कर रही हो, तो हो सकता है आने वाले कुछ समय में हम उनके सिग्नल को डिटेक्ट कर पाएंगे और उन्हें डिकोड भी कर पाएंगे। एक संभावना ये भी हो सकती है कि दूसरी एलियन सभ्यताओं के सिग्नल हम तक पहुंच तो रहे हैं, लेकिन कई सौ प्रकाश वर्षों से वो सिग्नल हम तक ट्रेवल होकर आ रहे हैं, तो वो बहुत ही वीक हो गए होंगे, इतने वीक कि हमारी सिटी में लगे बेहद एडवांस एंटीना भी उस सिग्नल को पकड़ नहीं पा रही हो। एक अनुमान ये भी हो सकता है कि प्रग्रही बुद्धि सभ्यता हमारी तरह कम्युनिकेशन के लिए रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल ही न करती हो, बल्कि वो किसी और तकनीकी की मदद से कम्युनिकेट करती हो और उनकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को डिकोड करने के लिए हमारे पास कोई यंत्र मौजूद भी नहीं है। दोस्तों, अनुमान तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सैटी के वैज्ञानिक हर पल हमारे एलियन मेहमानों द्वारा भेजे गए सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं कि कभी न कभी उन्हें दूसरे दुनिया के प्राणियों के सिग्नल मिलेंगे। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जब हम तक उनका सिग्नल आने में इतना समय लग रहा है, तो खुद एलियन को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगेगा। खैर, ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना ही टेढ़ा भी लगता है, क्योंकि इस सवाल के जवाब की कई संभावनाएं बनती है, जैसे कि आने को तो एलियन पृथ्वी पर कल ही आ जाएं, या उनको आने में हजारों सालों का वक्त लगे, या फिर वो कभी न आए। इस बात को हम सभी को अपने ही आप समझना होगा। जैसे कि मान लो कि हमारे सबसे करीबी तारे अल्फा सेंटोरी के प्लेनेट पर हमें पहुंचना है। अब देखते हैं तो अल्फा सेंटोरी हमसे 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। अब सुनने में हमें 4 प्रकाश वर्ष की दूरी बहुत ही कम लगती हो, लेकिन ये दूरी इतनी ज्यादा है कि हम अपने आज के सबसे फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट से वहां तक जाने का प्रयास करें तो 40 से 50 हजार साल लग जाएंगे। अब आप जरा सोच के देखो कि मंगल ग्रह हमसे सिर्फ 14 प्रकाश मिनट की दूरी पर मौजूद है। मतलब कि अगर हम प्रकाश की रफ्तार से चलें तो मंगल ग्रह तक पहुंचने में हमें सिर्फ 14 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर हम प्रकाश द्वारा ट्रेवल की गई 14 मिनट की इस दूरी को हमारी फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी से ट्रेवल करें तो हमें उसी डिस्टेंस को कवर करने में 6 से 9 महीनों का समय लगेगा। मतलब पृथ्वी से मंगल तक की दूरी 14 प्रकाश वर्ष मिनट की दूरी को ट्रेवल करने में हमें 6 से 9 महीनों का समय लग जाएगा। तो हम बात कर रहे थे अल्फा सेंटोरी के बारे में, वहाँ तक पहुँचने में हमें 40 से 50 हजार सालों का समय लग जाएगा। ये तो केवल एक अंदाजा ही था, इससे भी ज्यादा समय भी लग सकता है। अब आप खुद ही बताइए कि हम इंसानों की उम्र 60 से 70 सालों पर ही खत्म हो जाती है, तो हम 50 हजार सालों की दूरी कैसे तय करेंगे। दोस्तों, अगर हमने कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना भी लिया तो उसमें हमें सारी सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे कि उसी स्पेसक्राफ्ट में हम फसल उगा सके और उसका वातावरण हमारे रहने के अनुकूल हो, उसमें इतना फ्यूल हो कि वो 50 हजार सालों तक स्पेसशिप को चला पाए। क्या कोई इंसान अपने जीवन की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो पाएगा, जबकि उसे पता हो कि ये सफर नो रिटर्न होने वाला है और उसका जीवन उसी स्पेस में खत्म हो जाएगा। अब एक बार के लिए मान भी लें कि कोई इंसान अपने जीवन की कुर्बानी देने के लिए तैयार भी हो जाए और उनका लक्ष्य केवल एक ही हो कि नई पीढ़ी को जन्म देना है और वो नई पीढ़ी दूसरे नई पीढ़ी को जन्म देगी। इस तरह से पृथ्वी से उनका सफर शुरू होता है और वो अल्फा सेंटोरी तक पहुंचने में स्पेसशिप में इंसानों की हजारों पीढ़ियां जन्म लेगी और हजारों पीढ़ियां खत्म हो जाएगी। तब जाके उनके बच्चों के बच्चे कई हजार पीढ़ियों में जाकर वहां तक पहुंच पाएगी। अब आप जरा सोच के देखो कि इतने समय में स्पेसशिप में हर नई पीढ़ी के साथ जनसंख्या के साथ वृद्धि हो जाएगी, जिससे स्पेसशिप में रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि वो रिसोर्सेज की वजह से एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम इंसान पृथ्वी पर कर रहे हैं। देखा जाए तो अल्फा सेंटोरी तक जा पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन एक तरह से जाया जा सकता है। हम किसी तरह से इतने हजारों सालों तक हाइबरकेशन में चले जाएं, लेकिन खुद हाइबरकेशन शब्द ही हमारे लिए साइंस फिक्शन से कम नहीं है। अब आप जरा सोच के देखिए कि जिस तरह से हमारा दूसरे एलियन वर्ल्ड में जाना इतना आसान नहीं है, तो फिर एलियंस का भी हमारी दुनिया में आना उतना ही कठिन होगा। तो फिर कोई एलियन सभ्यता हमारी पृथ्वी पर क्यों आना चाहेगी। हाँ, अगर हम वार्म होल टेक्नोलॉजी को समझ पाए तो हमारा पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी जाना आसान हो जाएगा और एलियंस का हम तक पहुंचने में उतना ही आसान हो पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वार्म होल स्पेस टाइम में शॉर्टकट होते हैं जो 2 समय अंतरालों और जगहों को आपस में जोड़ते हैं, लेकिन खुद वार्म होल भी हमारे लिए अभी किसी साइंस फिक्शन
से कम नहीं है। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि जिस टेक्नोलॉजी को हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं तो उसे कोई और भी न समझ पाए। ये ब्रह्मांड अनंत है और इसमें अनंत ही संभावनाएं हैं कि ब्रह्मांड हमारे कल्पना से परे है। क्या पता कि हमें चौंकाते हुए एलियन कल ही पृथ्वी पर आ जाए या फिर वो कभी न आए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। साथ ही सभी तरह के फैक्ट वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें।